नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत लोक भवन में 17वें नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश युवाओं के अनुकूल है, जो उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी नौकरी देने के लिए ग्रुप 2 और 3 के नॉन गजेटेड पदों पर इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त किया गया, जो सरकार के हर युवा को नौकरी उपलब्ध कराने के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। एक समय सीमा के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करते थे, आपके भावी जीवन के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सभी 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को, आपके अभिभावकों को, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। उधर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एनडीए देश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सभी घटक दलों के साथ दिल्ली में बैठक कर रही है, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्ष एकजुटता को धार देने के लिए लगा हुआ है। हालांकि 2019 में विपक्ष की एकजुटता विफल हो गई थी, लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से पहले शुरू हुई है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि चाहे सब इकट्ठा भी हो करके आज ये पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और ये नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। अरे भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हो तो आपके पास ऐसा कोई करिश्माई व्यक्तित्व है जो उनके सामने खड़ा कर दे। अभी तक तो नेता के चेहरे नहीं किए। अब भाई दुल्हा आई नहीं है, बारात लेके चल दिए, तो ये बारात किससे शादी करेंगे? क्या वो इसलिए पहले नेता कौन होगा, नरेंद्र मोदी के मुकाबला कौन इस देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, इस देश की जनता के सामने बताए। भाई देश की जनता नहीं, दुनिया आज देख रही नरेंद्र मोदी की करिश्माई व्यक्तित्व और इनके पास कोई एक नेता नहीं है जिसको अपना नेता मान सके, तो ये लोग क्या मुकाबला करेंगे? ये तो केवल बस अपनी गुस्सा को जो वो करने के लिए कि मोदी हटाओ, पूरा दे तो जनता कह रही है कि और ज्यादा मजबूती से जिताओ। तो आप देखें जो 2014 में जितने वोट से जीते थे, 2019 में बहुत ज्यादा वोट से जीते और 2024 में तो आप देखेंगे कि सुनामी आएगी इनकी। जो ये बचे थे इधर उधर जो है विपक्ष वाले, वो भी उसी में बच जाएंगे। यूपी में आपका 80 से 80 सीट का लक्ष्य रखा है भाजपा ने, तो क्या इसको हासिल कर लेंगे आप लोग? 100%। जिस तरह से आप नगर निगम का चुनाव हुआ, 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती और ये तो छोटा चुनाव था। अब ये जो चुनाव होगा 2024 में वो मोदी जी के लिए होगा, देश के लिए होगा। तो उसमें आप देखेंगे जिस तरह से दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है, उसके कारण इस बार सुनामी बहेगी और 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। मंत्री जी, प्रधानमंत्री इनका कहना है कि यूपी में जो है अगर चुनाव लोकसभा इस बार जो होगा तो उसमें विपक्ष जो है पूरी धराशायी होगा और भाजपा 80 में से 80 सीटें जीतेगी। और विपक्ष के एका पे उनका कहना है कि विपक्ष के एक कुंबे से कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा अपनी रफ्तार चलेगी और पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। पीएम मिश्रा, कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ।
वहीं आगरा में तेज बहाव के साथ यमुना नदी उफान पर है और आपको बताना चाहेंगे कि नदी किनारे बसे गांव के लोगों का सामान बाढ़ में अब बहने लगा है। एक किसान का अनाज और भूसे का कूप पूरा बह गया और इसको बचाने के चक्कर में 3 ग्रामीण भी बह गए। बटेश्वर में तैनात गोताखोरों ने मोटर बोट के जरिए तीनों ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताना चाहेंगे कि यमुना नदी का जलस्तर घाटों मंदिरों तक पहुंच चुका है और इसको लेकर प्रशासन ने किनारे पर न जाने की चेतावनी दी है। जमुना जी की लहरों में फंसे लोगों को टापू से एनडीआरएफ की टीम जो लगातार रेस्क्यू करके ला रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो लोग हैं जो फंसे हुए थे, उन्हें एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और गांव से लेकर आ रही है। वहाँ तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो रेस्क्यू टीम में शामिल हैं और एनडीआरएफ टीम लगातार बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाल कर ला रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोगों को सुरक्षित बाहर लाया जा रहा है, कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। एनडीआरएफ टीम लगातार इन लोगों को बाहर लेके आ रही है और लोगों का बचाव कार्य में तमाम सरकारी जो मशीनरी है, तमाम मशीनरी जो सरकारी मशीनरी है वो लगी हुई है और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो सरकार की बाकायदा कदायफ है वो लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं मेरी साथ तस्वीरों में एक दूसरे एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाहर निकाल के ला रही है। एनडीआरएफ के लगातार जवान लगे हुए हैं जो लोगों को बचाकर बाहर ला रहे हैं। बाढ़ की स्थिति से लोगों को निकाला जा रहा है। जहां टापुओं पे लोग घिरे हुए हैं, जिन जिन गांवों में लोग घिरे हुए हैं उन्हें लगातार रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है और तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तमाम मौके पर हैं जो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का जो व्यवस्थाएं की हैं, उन्हें तैयारी की है। जो लोग बाहर आ रहे हैं उन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। उनका अगर इलाज की आवश्यकता है तो उन्हें इलाज कराया जा रहा है और जो राशन की आवश्यकता है उन्हें राशन दिया जा रहा है। तमाम जो टीमें हैं तैयार हैं, तमाम टीमें एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें लोगों को बाहर निकाल के ला रही हैं और उनको एक सही स्थान पर भेजा जा रहा है जहां लोगों को परेशानी ना हो। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को आप सभी ने कई बार सुना होगा, जहां वो भारत में और अपने साथी सचिन के साथ रहने की गुहार लगाती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो मुझे वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊँगी सर। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को आपने कई बार सुना होगा, जहां वो भारत में और अपने साथी सचिन के साथ रहने की गुहार लगाती दिखती हैं। पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी जरूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब जरूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। सरकार से क्या अपील करना? यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ। मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। लेकिन अब सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से सीमा हैदर पर रिपोर्ट मांगी है। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से नेपाल होते हुए नोएडा पहुंची थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसियां सीमा हैदर के बारे में सतर्क हो गई हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसियों ने एसएसबी और यूपी पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों द्वारा वेरिफिकेशन किए बिना सीमा पार करने में कैसे कामयाब रही। साथ ही यूपी पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है क्योंकि वो यूपी बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी और अपने साथी के साथ रुकी थी। सीमा हैदर के भारत में आने के बाद इतने चर्चे थे कि उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे थे। यहाँ हम लोग जो देखने आए थे सीमा हैदर को, ये पाकिस्तान से आई हुई है, तो हम यही बच्चे हैं हमारे और ये बोले कि चलो देखने चल रहे हैं। कहाँ से? तो अलीगढ़ से आए हम लोग। जी। बारिश भी लगातार हो रही है? हाँ बारिश। देखने के लिए आए हैं? जी जी। क्या कुछ मन में चल रहा था? मन में यही था कि मतलब जैसे ज़्यादा जो ये चल रहा था ट्रेंडिंग में, तो बच्चे काफ़ी उत्सुक थे कि हमें मिलना है, बस हमें मिलवा के। मैं वाइफ है मेरी, 2 बच्चे हैं। तो कैसे जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमें ANI चैनल के द्वारा, हम देख रहे थे फेसबुक पे चैनल जो न्यूज़ चैनल, तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि जी बिल्कुल
जहाँ बातें भी नाम वाम पूछा, उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, पूछने लगे हिंदू हो मुस्लिम हो, तो हमने बताया हिंदू हैं हम लोग। तो काफ़ी वो भी खुश थे और हम भी खुश थे और फोटो वगैरह भी खिंचवाए हम लोगों ने। अब केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीमा हैदर को लेकर सतर्क हो गई है। इससे पहले सीमा को अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के तहत पुलिस को सूचित किए बिना भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उसे अपना वर्तमान पता बदलने की स्थिति में अदालत को सूचित करने के लिए भी कहा गया था। प्यार में पड़ने से पहले सीमा और सचिन की पहली बातचीत गेमिंग ऐप PUBG मोबाइल पर ही हुई थी। बाद में वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन रहता था। तो सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीमा PUBG खेलते हुए सचिन के संपर्क में आई थी और इसके बाद वो सरहदें पार करते हुए भारत आ गई और अपने 4 बच्चे भी साथ में ले आई। सीमा हैदर का कहना है कि वो अपने प्यार सचिन के लिए भारत आई है। वहीं सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर उठते सवालों से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। एटीएस ने सीमा और उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की। आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि एटीएस ने सीमा से क्या-क्या सवाल किए। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी का नया मोड़। एटीएस ने सीमा, सचिन और उसके पिता से की पूछताछ। एटीएस के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई सीमा हैदर। एटीएस ने सीमा हैदर से पूछे 15 सवाल। पहला सवाल, सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? दूसरा सवाल, क्या दोनों सचमुच PUBG पर ही मिले थे? तीसरा सवाल, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? चौथा सवाल, सोशल मीडिया पर कहां-कहां सीमा के अकाउंट हैं? पांचवा सवाल, भारत आने तक सीमा किन-किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? छठा सवाल, बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है? सातवां सवाल, कराची से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है? आठवां सवाल, काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी? नौवां सवाल, पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके क्या सबूत हैं? 10वां सवाल, सचिन और उसके पति गुलाम हैदर का सच क्या है? 11वां सवाल, सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से थी? 12वां सवाल, क्या सीमा किसी पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थी? 13वां सवाल, क्या PUBG या दूसरी गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? 14वां सवाल, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और दोस्त भी है? 15वां सवाल, पिछले कुछ सालों में सीमा कौन-कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी? और अब कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कानपुर में जेटीएन कंपनी के कर्मियों ने की हड़ताल। वेतन न मिलने से नाराज कर्मियों ने की हड़ताल। वहीं जोन में कूड़ा उठाने का ठेका है जेटीएन कंपनी के पास। ललितपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी जा रही है रंगदारी। पुलिस ने आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम किया घोषित। वायरल की फोटो। औरैया में पुलिस की अभद्रता से आक्रोशित होकर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे। बलिया में नवनियुक्त चेयरमैन का अग्रिम जमानत खारिज। वहीं चुनाव के दौरान जनतिथि में हेराफेरी करने का लगा आरोप। सहारनपुर में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। एटीएस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। वहीं इलाके में मचा हुआ है हड़कंप। आजमगढ़ में एक हत्याकांड के मामले में 4 साल के बाद हुआ बड़ा खुलासा। 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस।
आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ओवरलोडेड गिट्टी से भरे 2 ट्रकों को किया गया है सीज। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र का पूरा मामला। कन्नौज में सुरक्षा पखवाड़े की हुई शुरुआत, वहीं डीएम ने हरी झंडी दिखाकर सुरक्षा रथ को किया रवाना। रथ के जरिए वाहन चालकों को करेंगे जागरूक। उन्नाव में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ, वहीं विधायक ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार गाड़ी को किया रवाना। लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की दिलाई शपथ। शाजापुर के स्कूल में आपसी विवाद में छात्र ने दूसरे छात्र को मारा, सर पर रॉड, वहीं घर वालों ने थाने में दी तहरीर। सहारनपुर में नशे में धुत युवती ने काटा हंगामा, वहीं पुलिसकर्मियों को दी गालियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महोबा में हैवान पति ने पत्नी और 2 बच्चियों की पत्थरों से कुचलकर कर दी हत्या, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कानपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, डंपर ने साइकिल सवार भाई बहन को मारी थी टक्कर, वहीं हादसे के बाद नाराज ग्रामीण धरने पर बैठे। संत कबीर नगर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद, वहीं युवक की जमीन पर जबरदस्ती कर रहे कब्जा, पीड़ित परिवार ने की कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, वहीं आग लगने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर हुआ है खाक। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी, वहीं परिजनों में मचा कोहराम, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में पिनाहट थाने में गिरी छत, वहीं पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप, जान माल का नहीं हुआ है नुकसान। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 2 बाइक सवार को रौंदा, वहीं हादसे में बाइक सवार दोनों की हुई मौत, ट्रक सवार हुआ घायल। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट बता दें, अशोका होटल में एनडीए की बड़ी बैठक। दिल्ली से इस वक्त अहम जानकारी, थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अशोका होटल पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, और अशोका होटल में एनडीए की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, और थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचेंगे। तो अशोका होटल में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, और अशोका होटल में एनडीए की बड़ी बैठक होगी। विपक्षी दल जहां एक तरफ बेंगलुरु में अपनी बड़ी बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए भी एक बड़ी बैठक आज करने जा रही है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी अशोका होटल में, और थोड़ी देर में इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। अशोका होटल में पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।